स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ और हम शुरू कर रहे हैं संभवतः ठेकेदार का अंतिम भाग। दोपहर के 3 बज रहे थे। देवराज चांद ने सिर पर विग लगा रखी थी जिसके बाल गर्दन तक झूल रहे थे। होंठों पर मूछें थी जो ठोड़ी तक लटक रही थी। जीन की पैंट और टाइट टी शर्ट पहन रखी थी। हाथ की उंगलियों में बीड़ी फंसी थी जिससे रह रहकर कश ले लेता था। वो स्टेशन में पूछताछ की खिड़की से चंद कदमों की दूरी पर मौजूद था। कभी वो टहलने लगता तो कभी दूर मौजूद कुर्सियों पर बैठ जाता। भीड़ का रेला आ जा रहा था। शोर हो रहा था स्टेशन पर। ट्रेनों की आवाजें, आती जाती गाड़ियों की गड़गड़ बहुत भली लग रही थी। परंतु देवराज चौहान गंभीर था। जगमोहन को घंटों पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा था। सोहनलाल कब का वहां था, दूर कुर्सियों पर बैठा हुआ था। उसकी नजरें भी हर तरफ जा रही थी। वो भी जगमोहन को भीड़ में तलाश कर रहा था। सोहनलाल ने गहरे नीले रंग की कैप पहनी हुई थी। शरीर पर टी शर्ट और घुटनों तक जा रही निक्कर थी। पाँव में लेदर की चप्पलें थी और सूखे से चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी के साथ लगती मूछें थी। इस होलिये में वो इस हद तक बदल गया कि पहचाना नहीं जा सकता था आसानी से। तभी देवराज चौहान उसके पास पहुंचा और बगल में खाली हुई कुर्सी पर बैठ गया। पुलिस बहुत घूम रही है, सोहनलाल धीमे स्वर में बोला। वो किसी को तलाश कर रहे हैं लगता। वो हमें ही ढूंढ रहे हैं। देवराज चौहान का स्वर शांत था। 2 पलों तक उनके बीच चुप्पी रही। जगमोहन नहीं पहुंचा, सोहनलाल बोला। मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूं। देवराज चांद की नजरें हर तरफ दौड़ रही थी। उसे कब का आ जाना चाहिए था। अब तक हम दिल्ली से दूर निकल गए होते। कहाँ रह गया वो। सोहनलाल के पास इसका जवाब नहीं था। फंस गया हो सकता है, सोहनलाल के होंठों से निकला। ऐसा संभव नहीं है। देवराज चौहान ने स्टेशन से भीतर प्रवेश करने वाले शीशे के द्वार पर नजर मारी, जहां चेकर के अलावा 3 पुलिस वाले भी थे जो कि आने जाने वालों पर नजरें दौड़ा रहे थे। वो भला कहाँ फंसेगा। फिर अभी तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। पहुंचा क्यों नहीं। 2 घंटे से हम उसके आने की राह देख रहे हैं। देवराज चौहान ने बीड़ी सुलगा ली। दोनों की निगाहें जगमोहन की तलाश में फिर रही थी। हम मौके पर निकल आए, सोहनलाल ने खामोशी तोड़ी। पुलिस कुछ पहले पहुंचती या हम वहां से निकलने में देर कर देते तो पुलिस के हाथ लग गए होते। लेकिन पुलिस को खबर कैसे मिली होगी। किसी ने हमारे हुलिये को देखते हुए पुलिस को खबर की होगी। हमारी संख्या और हमारे हुलिये अखबारों में छपे हैं। किसी को शक हो गया होगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तभी 14-15 साल का लड़का संध्या टाइम्स बेचता नजर आया। वो जब पास से निकला तो सोहनलाल ने 2 रुपए देकर अखबार खरीद ली। मुख्य पृष्ठ पर नजर पड़ते ही हक्का बक्का रह गया। देवराज चौहान की निगाह भी मुख्य पृष्ठ पर जा टिकी। वहां देवराज चौहान की पुरानी वाली तस्वीर छपी थी, जो कि कुछ अस्पष्ट सी थी। नीचे मोटे मोटे अक्षरों में छपा था कि 22 अरब रुपए के वॉल्ट की डकैती का जिम्मेदार देवराज चौहान। नीचे डकैती का पूरा ब्यौरा था। सोहनलाल ने अखबार बंद करके गोल कर ली। देवराज चौहान ने बीड़ी का कश लिया। अगर तुमने हुलिया न बदला होता तो फंस सकते थे, सोहनलाल ने धीरे से कहा। खतरा तब तक हमारे सिरों पर है जब तक हम दिल्ली में हैं। देवराज चौहान के स्वर में किसी तरह के भाव नहीं थे। ये जगमोहन क्यों नहीं आया अब तक। अगला दृश्य। अपना जुगल किशोर, पुराना 30 मार्का, 35 हजारी का मालिक। रुपए 500 हो या 50,000, हाथ मारने के लिए तैयार। पूरा हरामी ठग। अभी अभी लुधियाना से आने वाली ट्रेन से उतरा था और प्लेटफॉर्म की तरफ से बाहर की तरफ बढ़ा। एक तरफ छोटा सा लड़का शाम की अखबारें लेकर बैठा था। उससे अखबार खरीदी और बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अखबार पर नजर मारी
तो फौरन ही गले में खुश्की आ ठहरी। चेहरे पर हड़बड़ी के भाव थे। सामने देवराज चांद की तस्वीर के साथ 22 अरब रुपए की डकैती का जिक्र था। जुगल किशोर बड़बड़ाया, पट्टा मार गया तगड़ा हाथ। अखबार पर नजरें दौड़ाते बाहर निकला और आगे बढ़ने लगा। उस भीड़ भरे बरामदे में रास्ता बनाते निकल रहा था। रह रहकर अखबार भी पढ़ रहा था कि तभी उसे ठोकर लगी। गिरते गिरते बचा। ध्यान से भाई साहब, निशा कह उठी। सूटकेस में कांच का सामान है, टूट जाएगा। जुगल किशोर ने ठिठक कर निशा को देखा, फिर सूटकेसों को। कांच का सामान सूटकेसों में? जुगल किशोर अजीब से स्वर में कह उठा। हाँ, निशा ने फौरन सिर हिलाया। वो फर्श पर बैठी थी। दोनों सूटकेस पास ही रखे थे। बच्चे उसके पास बैठे थे। जुगल किशोर ने नए चमकते वीआईपी के सूटकेसों पर नजर मारी। निशा के मैले हो रहे कपड़ों को देखा। फिर बच्चों ने जिस्म पर पड़े फिर बच्चों के जिस्म पर पड़े सादे से कपड़ों को देखा। कीमती सूटकेस किसी भी तरफ से इन लोगों से मेल नहीं खा रहे थे। ऊपर से कह रही है बीच में कांच का सामान है। जुगल किशोर 2 कदम आगे बढ़ा और घुटनों के बल पास ही बैठ गया। निशा ने उसे घूरा। बहन जी, जरा सूटकेस खोलना। जुगल किशोर ने पास बैठे बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। क्यों? निशा के माथे पर बल पड़ गए। देखना चाहता हूं कि कांच का सामान कहीं टूट तो नहीं गया। वो उसी तरह प्यार से बोला। टूट भी गया हो तो क्या? मैं भरपाई कर दूंगा, पैसे दे दूंगा, नया खरीद लूंगा। मैंने पैसे मांगे हैं आपसे जो देने पर लग गए। मेरा आदमी टिकट लेने गया है, उससे बात करना। अभी आता है वो। निशा ने खा जाने वाले स्वर में कहा। खामखा गले पड़ रहा है। पति भी है आपका? तो क्या बिना पति के बच्चे पैदा कर लिए? निशा उखड़ गई। ऐसा मत कहिए बहन जी। मुझे आपने भाई कहा है। बच्चों का तो मैं मामा हुआ। कहने के साथ ही जुगल किशोर ने जेब से 100 के 2 नोट निकाले और दोनों बच्चों के हाथ में दिए। रख लो बेटे, मामा की तरफ से मिठाई खा लेना। निशा जुगल किशोर को घूर रही थी। बहन जी, आप नाराज मत होइए, मैं तो आपका भाई हूं। ठीक है ठीक है, अब जाओ। निशा ने मुंह बनाकर कहा और दूसरी तरफ देखने लगी। मुझे भी जल्दी है। अगर सूटकेस खोलकर कांच का सामान देख लेता तो। तुम क्यों मेरे गले पड़। बहन जी, जुगल किशोर फौरन मुस्कुराकर कह उठा। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी बहन खूबसूरत है, 2 बच्चे हैं आपके। लेकिन अकेले में कोई देखे तो यही समझेगा कि आपकी शादी नहीं हुई। सच? निशा की आंखें चमकी। हाँ, 2 बार ब्यूटी पार्लर हो आइए, जीन और टॉप पहन लीजिए। उसके बाद तो आपका जवाब ही नहीं। मैंने आपके पति को देखा नहीं है, लेकिन बिना देखे ही कह सकता हूँ कि वो देखने में बेकार होगा। आपको कैसे मालूम? मालूम है। औरतों के बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम है। आप जैसी खूबसूरत औरतों के भाग्य खराब होते हैं। उनके आदमी भी बेकार होते हैं। सच में कभी कभी तो मैं रो पड़ता हूँ कि औरतें इतनी खूबसूरत और उनके पति इतने बेकार। ऊपर वाले ने तो दूसरे के साथ जोड़ा बनाया था, साथ मिल गया किसी और का। आपको ये सब कैसे पता? निशा ने उत्सुकता से कहा। क्या पता? जुगल किशोर ने मुंह लटका लिया। मेरे को देखो बहना, मैं देखने में कैसा हूं? तुम तुम तो बहुत अच्छे लगते हो। सूट भी कीमती पहन। 15,000 रुपए का है, कल ही लिया है। जुगल किशोर ने टोका। 15,000 का? हाँ। निशा ने उसी वक्त मन ही मन पक्का फैसला किया कि वो योगेश को 25,000 का सूट लेकर देगी। तो मैं कह रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, और बीवी को देखोगी तो रोने का दिल करेगा। जैसे कि तुम्हारे पति को देखे बिना ही मेरा रोने को दिल कर रहा है कि मेरी बहन की किस्मत कितनी खराब थी कि शक्लो सूरत होते हुए भी कैसे आदमी की बीवी बन गई। मैं तो रो ही पड़ता हूँ ऊपर वाले का अन्याय देखकर। भैया, निशा मुंह लटका कर बोली, जो किस्मत में हो उसी के साथ काम चलाना पड़ता है। हाँ बहना, ठीक कहती हो। लेकिन किस्मत बदलनी अपने हाथ में होती है, जैसे मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे? मैंने तो कह दिया सड़ी हुई बीवी से
कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता, तलाक ले लूंगा। अच्छा, फिर उसने क्या कहा? मुंह फाड़ दिया? क्या, मुंह फट गया? फट नहीं गया, फाड़ दिया उसने। कहने लगी 1 करोड़ रुपया लूंगी। 1 करोड़? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मेरा पति तो मुझे 1 रुपया ना दे। अपनी अपनी किस्मत होती है। उसकी किस्मत अच्छी है इस मामले में। खैर, ले देकर बात 50 लाख पर जाकर रुकी। 50 लाख दूंगा और तलाक ले लूंगा। बहना, मेरी मानो, तुम भी ऐसा ही करो। अपने पति से तलाक लेकर ढंग के बंदे से ब्याह कर लो। तुम्हारा पति तो 10-20 हजार में ही मान जाएगा। ना भैया, निशा हाथ हिलाकर बोली, मुझे नहीं लेना तलाक वलाक। वो जैसा भी है मेरा पति है। अपने रास्ते लगो भैया, जबरदस्ती की सलाह मत दो मुझे। और तुम जैसा भाई तो भगवान किसी को ना दे। क्या? जुगल किशोर सक पकाया। मुझे बहन कहते हो और मेरा घर उजाड़ते हो? कैसे भाई हो तुम? निशा ने उसे घूरा। 2 मिनट में मेरे भाई बन गए, बच्चों के मामा बन गए, और मुझे तलाक लेने की सलाह भी देने लग गए। बहुत चालू चीज हो। जुगल किशोर को लगा कि इस औरत को पार पाना कठिन है। नजरें सूटकेस पर गई। आजकल तो किसी को सलाह देना भी पाप है। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। तेरे भले के लिए कह रहा हूं कि तलाक ले ले। ठीक है, सोचना मेरी बात को। एक लड़का था मेरी नजर में, सोचा उससे तुम्हारा ब्याह। तुम जो भी हो, यहां से चलते बनो। बेटे जुगल किशोर, ये तेरी बातों में नहीं फंसने वाली, तीखी है। मेरी बात मत मानो, लेकिन अपने भाई से ऐसा रूखा व्यवहार तो मत करो। मामा बनकर मैंने तुम्हारे बच्चों को 100-100 के 2 नोट दिए हैं। कुछ तो सोचो, मेरी इज्जत रखो। बच्चे सुन रहे हैं। तो क्या बच्चे ये नहीं सुन रहे कि तुम मुझे अपना आदमी छोड़कर दूसरे से ब्याह करने को कह रहे हो? छोड़ो, जुगल किशोर ने हाथ हिलाकर कहा। मैंने जबरदस्ती नहीं की। तेरी मर्जी, जो मन में आए करो। मुझे तो एक ही बात की चिंता हो रही है कि सूटकेसों में भरा कांच का सामान टूट ना गया हो। बहुत चिंता हो रही है तुम्हें मेरे सामान की? हाँ, दूसरों के माल की मैं बहुत चिंता करता हूँ। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। बहना, सूटकेस खोल कर देख लो, कुछ टूटा फूटा तो नहीं की? पुलिस को बुलाऊं? निशा ने जुगल किशोर को कठोर निगाहों से देखा। क्या? मुझे तो तुम चोर उचक्के लगते हो। निशा के माथे पर बल पड़े हुए थे। जबरदस्ती मेरा सूटकेस खुलवाना चाहते हो? तुम्हारी बुरी नीयत सूटकेस में पड़ी क्रॉकरी पर है। तुम मुझे लूट लेना चाहते हो। तुम्हारी नीयत खराब है। बातों में मुझे फंसा रहे हो, मेरे भाई बने जा रहे हो। बच्चों को 100-100 के नोट थमा दिए। और जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगाई। ये एक सिगरेट 10 रुपए का है। मुझे पैसे का रौब दिखाते हो? निशा ने उसे घूरा। मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं। मालूम है, इन सूटकेसों में भर रखा है। निशा हड़बड़ाई। चेहरे पर से कई रंग आकर गुजर गए। जुगल किशोर समझ गया कि उसका निशाना ठीक बैठा था। क्या भर रखा है? निशा के होठों से निकला। माल, पैसे, ऐसा ही कुछ। बकवास मत करो। निशा बौखला सी उठी। मैं जो कह रहा हूं वो तेरे मुंह पर लिखा है बहना। ये सूटकेस तेरे कपड़ों और बच्चों के कपड़ों से मेल नहीं खाते। तुम तीनों के चेहरे बता रहे हैं कि घर का गुजारा कठिनता से चलता है, और इतने कीमती सूटकेस। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। निशा अपने पर काबू पाकर कह उठी। पुलिस के सामने सूटकेस खोलकर क्रॉकरी दिखा दूंगी। मेरे को तो तू चोर लगता है, जो हर किसी का भाई बनकर उसका सामान चुरा लेता है। फिर वो अपने बड़े वाले बच्चे से कह उठी, जो 9-10 साल का था, जा बेटा, वो पुलिस वाले अंकल खड़े हैं, उन्हें। बहना, तुम तो खामखा बात बढ़ा। तुमने अपना प्यार तो दिखा दिया भैया। निशा कड़वे स्वर में बोली। अब मेरा प्यार भी देख। ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। जुगल किशोर मुस्कुराया। मुझे क्या, सूटकेस में क्रॉकरी हो या कुछ और। मैं तो ये देखना चाहता था कि कहीं मेरी ठोकर से सामान टूट गया हो तो उसकी भरपाई कर दूं। दरअसल 2 महीने पहले ही जुगल किशोर के हाथ 6 करोड़ की दौलत लगी थी।
देवराज चौहान की मेहरबानी से और कुछ उसकी तिकड़मबाजी से दिल्ली में वो 4.5 करोड़ का होटल खरीदने आया था। पुलिस से तो वो हमेशा ही दूर रहता था और इस वक्त भी पुलिस के फेर में नहीं पड़ना चाहता था। कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। अगर पुलिस ने उसके बारे में पूछताछ शुरू कर दी तो जल्दी ही पुलिस को मालूम हो जाएगा कि वो कौन है। भैया, बुला लेती हूँ पुलिस को, निशा व्यंग से बोली। सूटकेस की क्रॉकरी भी देख लेना, और अभी फुर्सत नहीं है। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। बहुत काम है, फुर्सत में होता तो लंबी बातें करते। कहने के साथ ही जुगल किशोर ने बच्चों के हाथ में थमाए 100-100 के दोनों नोट वापस लिए और खड़ा होता हुआ बोला, मेरा और तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता खत्म। जो मेरी सलाह ना माने वो मेरी बहन नहीं बन सकती। देख तो कितना कमीना है, बच्चों को दिए पैसे भी वापस ले रहा है, निशा ने तीखे स्वर में कहा। पैसे खराब करना अच्छी बात नहीं है। 100-100 के नोट इन छोटो बच्चों ने क्या करने हैं? छुट्टा नहीं है, 1-1 रुपया दे देना इन्हें। कहने के साथ ही जुगल किशोर पलटा और बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। निशा बैठी जुगल किशोर को देखती रही। माँ, कौन से अंकल थे? कमीने अंकल थे ये, निशा ने गहरी सांस ली। मुसीबत बनकर आया था, बुरा वक्त टल गया। निशा के दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि अगर पुलिस वाले को बुला लेती, सूटकेस खुल जाता तो उसका क्या हाल होता। सब कुछ बर्बाद हो जाता और वो जेल पहुंच जाती। हे भगवान, निशा बड़बड़ा उठी। ऐसा भाई किसी को मत देना जो सामने आए तो मुसीबत लगने लगे। तभी योगेश यादव पास आ पहुंचा। उसे देखते ही निशा के चेहरे पर उखड़े भाव आ गए। कहाँ मर गए थे तुम? 2 घंटे से टिकट ले रहे थे क्या? टिकट ही ले रहा था, बहुत भीड़ थी। बाकी पैसे भी वापस नहीं दिए। उस चूल्हे में जाए पैसे। आगरे की टिकट है ना? हाँ हाँ, आधी आधी मिलाकर एक बच्चों की भी ले ली। निशा उठी। चल, एक बच्चे को संभाल और एक सूटकेस को। कहते हुए उसने एक बच्चे की कलाई पकड़ी और एक सूटकेस की बेल्ट पकड़ ली। ट्रेन के बारे में मालूम किया? 2 ट्रेन जाने वाली हैं, एक लखनऊ की, दूसरी मुंबई को। पीछे खड़ा आदमी दूसरे को बता रहा था। दोनों ट्रेन आगरा होकर जाएंगी। भीतर जाकर प्लेटफॉर्म नंबर मालूम करते हैं। चलो। अगला दृश्य। वो जगमोहन ही था। नई पैंट, नई कमीज, आंखों पर काला चश्मा, होठों पर मूछें लगा रखी थी। उसे देखते ही सोहनलाल और देवराज चौहान ने राहत की सांस ली। शाम के 4 बजने जा रहे थे। कहाँ थे तुम? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। तुम्हें 12 बजे यहां पहुंच जाना चाहिए था, सोहनलाल बोला, और अब 4 बज रहे हैं। विकास और प्रिया को ढूंढने गया था। विकास? प्रिया को? सोहनलाल के होंठों से निकला। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। हाँ, सोचा एक बार फिर उन्हें तलाश कर लूं। प्रिया के घर गया, वहां तो कोई भी नहीं गया, नहीं था, ताला लगा हुआ था। उसकी पत्नी वॉल्ट में या पुलिस स्टेशन गई होगी। विकास के घर गया, दरबानों से बातों बातों में पूछताछ की, लेकिन उससे यही मालूम हुआ कि विकास का कई दिन से पता नहीं। फिर सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाकर कस लिया। देवराज चौहान की सतर्क निगाह हर तरफ फिर रही थी। उसके बाद वॉल्ट में गया, वहां पुलिस थी। आसपास से खबर पाने की कोशिश की कि शायद अपने काम की कोई बात मालूम हो जाए, विकास के बारे में कुछ पता चले। उधर जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। यही पता चला कि रजनी देवी, गौतम जी और राजन भसीन को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया है। उनकी शाम तक जमानत भी हो जाएगी। बीमा कंपनी वाले बौखलाए फिर रहे हैं, क्योंकि वॉल्ट में रखे हुए इन जेवरातों का बीमा हुआ था। बीमा कंपनी को 22 अरब की दौलत की भरपाई करनी पड़ेगी। जगमोहन ने गहरी सांस ली। मतलब कि तुम्हारी भाग दौड़ का कोई फायदा नहीं हुआ? सोहनलाल बोला। नहीं। होटल गोलचा भी गया था नारायणा में। सोचा शायद वो वहां आ पहुंचे हों, लेकिन वो वहां भी नहीं आए। कहीं से भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। वे अवश्य ही ये अवश्य मालूम हुआ कि पुलिस हम तीनों की तलाश जोरों से कर रही है। सुबह तो बुरे बचे, सोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब?
सोहनलाल ने बताया कि होटल से निकलते ही कैसे वहां पुलिस पहुंच गई थी। वो बेवकूफ नशेड़ी जेवरातों को लेकर जाने कहां मर गए। जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा। जल्दी फंसेगा। इतने कीमती जेवरातों को बेचते हुए फंसेगा। 22 अरब के जेवरातों को ठिकाने लगाना आसान काम नहीं है। आओ चलें, देवराज चौहान बोला। यहाँ पुलिस फैली है, आने जाने वालों पर नजर रख रही है। उनसे सतर्क रहना। वो कभी भी हमें या किसी एक को रोककर पूछताछ कर सकते हैं। यहाँ से हम अलग अलग चलेंगे। मैं आगे रहूंगा। तुम दोनों ने भी अलग अलग मेरे पीछे फासला रखकर आना है। इस समय हमारे सामने दो ही काम है। पुलिस से बचना और दिल्ली से जल्द बाहर निकलना। अगला दृश्य। गाड़ी लगी हुई थी। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कुछ ज्यादा ही भीड़ नजर आ रही थी। पांव पर पांव चले जा रहे थे। कभी किसी से कंधे टकराते तो कभी किसी से टांगे। सामान सिर पर उठाए कुलियों की भागम भाग नजर आ रही थी। लोग परेशान से अपना डब्बा ढूंढने के लिए भागे फिर रहे थे। शोर ऐसा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या कह रहा था। उसी भीड़ में रास्ता बनाते निशा और योगेश यादव ट्रेन के साथ साथ चले जा रहे थे कि किसी डिब्बे में जगह दिखे तो उसमें जा बैठे। टिकट पर बोगी नंबर सीट नंबर नहीं है क्या? निशा ने चिल्लाकर कहा। नहीं है। शुक्र कर टिकट मिल गई, योगेश यादव ने ऊंचे स्वर में कहा। ये रेलवे वाले भी किसी काम के नहीं है, निशा ऊंची आवाज में बोली। एक की बजाय दो ट्रेनें लगा देते तो क्या जाता? फालतू की ट्रेनें खड़ी रहती हैं। पेट्रोल तो उतना ही लगना था, 5-7 डिब्बे और लगा। पेट्रोल नहीं, डीजल। मेरी बला से मिट्टी के तेल से चले, हमें आगरा पहुंचा दे। कहाँ जा रही है ट्रेन? लखनऊ। नवाबों के शहर बोलो, नवाबों के। तुम्हें मालूम है, मेरे दादा कभी लखनऊ में नवाबों के यहाँ ही काम किया करते थे। मेरी माँ लखनऊ में ही पैदा हुई थी। दिल्ली में तो सब तू तू करके बात करते हैं। लखनऊ में अदब से बात करते हैं। जी लगाते हैं, आप लगाते हैं, हुजूर कहते हैं। वहां की भाषा का मजा ही कुछ और है। दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। एक हाथ से बच्चे की कलाई थाम रखी थी तो दूसरे हाथ से सूटकेस की बेल्ट। सूटकेस में लगे पहिए सरकाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। इतना ही पसंद है लखनऊ तो वहां चलें। वहां सीधा भरतपुर चलो। लखनऊ को नवाबों के लिए रहने दो। रुको रुको, इधर देखो, ये डिब्बा खाली है, निशा ने एकाएक रुकते हुए कहा। योगेश यादव भी ठिठका। जिस बोगी के पास वो खड़े थे उसकी खिड़की से भीतर का हिस्सा नजर आ रहा था। भीतर कम लोग ही बैठे नजर आए थे। जगह थी वहां बैठने की। हाँ, इधर बैठने की जगह है, लेकिन ये रिजर्व सीट होगी, योगेश यादव कह उठा। हम इसी में बैठेंगे, आगे तक तो जाना है, 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। दोनों उस बोगी के दरवाजे तक पहुंचे। निशा ने बच्चे को उठाकर दरवाजे के भीतर खड़ा किया। योगेश यादव ने भी दूसरे बच्चे को उठाकर दरवाजे के भीतर खड़ा किया और बोला, तुम दोनों पीछे हो जाओ। योगेश यादव बोला, सूटकेस रखना है। बच्चे थोड़े पीछे हो गए। निशा, हाथ लगा। दोनों नीचे झुके सूटकेस उठाने की कोशिश की, लेकिन वो भारी था। थोड़ा सा उठाकर निशा ने सूटकेस वापस रख दिया और गहरी सांसें लेने लगी। क्या हुआ? योगेश यादव ने उसे देखा। मेरे बस का नहीं है इसे उठाना, निशा ने दोनों हाथ हिलाकर कहा। जल्दी करो, ट्रेन चलने का वक्त हो रहा है। बहुत भारी है, मैं कैसे? लो भाई साहब आ गए, निशा फौरन कह उठी। भाई साहब जरा हाथ लगाना। बहुत भारी है, मेरे से तो उठाए नहीं जाते। अकेले इनके बस का नहीं है उठाना, आप थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए। वो जगमोहन था जो इनकी बगल से होकर सीढ़ी पर पांव रखकर बोगी के भीतर जाने लगा था कि निशा ने फौरन उसे भाई साहब कहकर टोक दिया था। जगमोहन ठिठका। उसने निशा को देखा, योगेश यादव को देखा, फिर सूटकेसों को देखा। निशा विकास और प्रिया के साथ पहाड़गंज के होटल की बालकनी में सामने वाले होटल में मौजूद देवराज चांद, जगमोहन और सोहनलाल के लिए नजर अवश्य रख रही थी, परंतु इन तीनों को वो देख नहीं पाई थी। ऐसे में जगमोहन को पहचान पाना संभव ही नहीं था। चलो चलो, मुंह क्या देख रहे हो?
निशा ने योगेश यादव से कहा। भाई साहब सूटकेस को हाथ लगाने के लिए खड़े हैं, एक तरफ से तुम पकड़ लो। योगेश यादव ने तुरंत नीचे झुककर दोनों हाथ एक तरफ के सूटकेस पर रख दिए। जगमोहन बिना कुछ कहे नीचे झुका और दूसरी तरफ से सूटकेस थामा और बोगी के दरवाजे से भीतर सरका दिया। इसी तरह दूसरा सूटकेस भी भीतर पहुंचा दिया। मेहरबानी भाई साहब, निशा जल्दी से कह उठी। भगवान आपको कोठियां कारें दे। आप। जगमोहन चढ़ा और भीतर प्रवेश करता चला गया। सारी कोठियां कारें उसे दे देगी तो अपने लिए। मैं क्या उसे दे रही हूं, कह रही हूं। तुम। तभी ट्रेन ने विसल दी। आओ, कहते हुए निशा जल्दी से भीतर चढ़ गई। योगेश यादव भी भीतर जा पहुंचा और फिर वो दोनों बच्चों को संभालते सूटकेसों की बेल्ट को पकड़े उन्हें पहियों के दम पर खींचते हुए सीटों में ऐसी जगह देखने लगे जहां बैठ सके। तभी ट्रेन की सीटी पुनः बजी। लो, अपने भाई साहब यहाँ बैठे हैं, निशा कह उठी। खिड़की की तरफ जगमोहन बैठा था। निशा उसे बोली थी और बच्चों को पकड़कर सूटकेस खींचती उसके पास जा पहुंची। मैं सोच ही रही थी कि मुझे खिड़की की तरफ वाली सीट मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। वो जरा मेरा दम घुटता है ट्रेन में। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। उसे सिर पर आया देखकर वो एक तरफ सरक गया। निशा खिड़की की तरफ बैठ गई। सूटकेसों को उसने अपने पास ही सीटों के बीच रख लिया। योगेश यादव को भी बैठने की जगह मिल गई। सूटकेस उसने भी अपनी टांग के पास रख लिया। तभी ट्रेन को हल्का सा झटका लगा, फिर वह धीरे धीरे पटरी पर सरकने लगी। लो, चल पड़ी, निशा बोली। वो खुश नजर आ रही थी। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ पीछे सरकते महसूस होने लगी थी। ट्रेन में बैठना कितना कितना अच्छा लगता है, क्यों भाई साहब? उसने जगमोहन को देखा। जगमोहन ने निशा को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। वो तो सोच रहा था कि अगर इस वक्त अरबों की दौलत उनके पास होती तो कितना बढ़िया रहता। उस नशेड़ी विकास ने सारी गड़बड़ कर दी। अब न जाने कहाँ होगा वो उस दौलत के साथ। उसकी साथी प्रिया ने तो खुद को जेवरातों से लाद रखा होगा। बेवकूफ जल्दी फंसेंगे। ट्रेन प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आई थी और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। शाम की सुनहरी धूप की किरणें ट्रेन के भीतर तक आ रही थी। जगमोहन ने 4 कदम की दूरी पर बैठे सोहनलाल को देखा, जो बीच के रास्ते पार कर खिड़की वाली सीट पर बैठा था और गोली वाली सिगरेट के कश ले रहा था। देवराज चांद जगमोहन के साथ के 2 व्यक्तियों के पार बैठा था। वहां की सब सीटें भर चुकी थी। टाइम कितना हुआ है? निशा ने पूछा। मेरे पास घड़ी कहाँ है, योगेश यादव बोला। बीते महीने खो गई थी। कोई बात नहीं, टाइटन की नई घड़ी ले लेना। अब टीवी पर ऐड आती है, वो लेकर दूंगी। फिर निशा ने बगल में बैठे जगमोहन को देखा। क्यों भाई साहब, आपने घड़ी पहनी है? जगमोहन ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी और बोला, 4:30 बजे हैं। ये तो टाइम कुछ भी नहीं हुआ। क्यों जी? हम तो 8 बजे तक आगरा पहुंच जाएंगे। योगेश यादव ने सिर हिला दिया। ट्रेन अब रफ्तार पकड़ने लगी थी। आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? निशा ने जगमोहन से पूछा। मालूम नहीं, जगमोहन के होठों से निकला। फिर संभल कर बोला, मैं तो लखनऊ जा रहा हूँ। बहुत अच्छी जगह है। अभी मैं भी लखनऊ की तारीफ ही कर रही थी। भाभी और बच्चे वहीं रहते हैं? निशा ने पूछा। भाभी, बच्चे? जगमोहन के होठों से निकला। आपकी शादी नहीं हुई क्या? जगमोहन ने उसे घूरा, फिर शब्दों को चबाकर सख्त स्वर में कह उठा, लड़की देखने ही जा रहा हूं। अगला दृश्य। शाम के 4:30 बजे वेटर बर्तन लेने के लिए कमरे में गया। दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा था, जिसे कि वो 12:30 बजे से देख रहा था। रूम वालों ने लंच भी नहीं मंगवाया था। आखिरकार वो बर्तन लेने के बहाने पहुंचा और दरवाजा थपथपाया कि वो खुलता चला गया। पल भर के लिए वेटर ठिठका, फिर उसने दरवाजा खोलकर भीतर झांका तो उसकी आंखें फैलती चली गई। बेड पर विकास और प्रिया उल्टे पुल्टे ढंग से लुढ़के पड़े थे। पहले तो उसने सोचा कि वो मरे पड़े हैं, हत्या हो चुकी है उनकी। लेकिन जल्दी ही उनके सांस लेने के ढंग से एहसास हो गया कि वो जिंदा है। वेटर ने फौरन रिसेप्शन पर खबर कर दी।
तब वेटर को मालूम हुआ कि उनके साथ की तीसरी औरत तो 12:30 पौने 1 बजे के करीब ही 2 सूटकेस के साथ होटल से चल निकली थी। टैक्सी रूपी मारुति कार होटल वालों ने ही उसे मंगवा कर दी थी। अब ये बात फैलती चली गई। विकास और प्रिया गहरी बेहोशी में थे। स्पष्ट था कि कोई गड़बड़ हो गई है। फौरन पुलिस को खबर कर दी गई। पुलिस पहुंची। बेहोश विकास और प्रिया को फौरन राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया। उस होटल के कमरे में पुलिस छानबीन करने लगी। पुलिस समझ चुकी थी कि मामला जो भी हो गंभीर है। क्योंकि विकास और प्रिया स्मैक का नशा करते थे, इसलिए नींद की गोलियों ने उन पर मौत जैसा असर नहीं दिखाया था। वो बेहोशी से भरी गहरी नींद में थे। उनकी बेहोशी से भरी नींद को तोड़ने के लिए डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लगे। बाहर मौजूद पुलिस उनके होश में आने का इंतजार बेसब्री से कर रही थी। विकास मल्होत्रा की पैंट की जेब से पुलिस कट्टा बरामद कर चुकी थी। पुलिस को यह मामला बेहद गंभीर लग रहा था। जो औरत सूटकेस लेकर गई थी उसके बारे में पूछताछ की गई, परंतु हुलिया के अलावा कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला। होटल के रजिस्टर पर जो पता लिखवाया था, पुलिस उस पते को चेक कर चुकी थी। वो गलत पता था। तभी एक डॉक्टर ने विकास मल्होत्रा को पहचाना। वो डॉक्टर कभी उसके स्वर्गीय पिता दौलत राम मल्होत्रा की पहचान का था और कई बार बंगले पर जा चुका था। वहां उसने विकास को देखा था। ये बात पुलिस को पता चली। विकास प्रिया अभी भी बेहोश थे। पुलिस ने विकास को पहचाने जाने की खबर हेडक्वार्टर दी। विकास के मिलने की बात सुनकर पुलिस कमिश्नर चौंके। सुबह हुई वार्ड डकैती से विकास वास्ता रखता था। जानकारी के मुताबिक उसका अपहरण किया गया था देवराज चौहान ने। पूछताछ के लिए पुलिस को उसकी और प्रिया की भी जरूरत थी। ये भी हो सकता है कि उसके साथ बेहोश लड़की प्रिया ही हो। क्या दोनों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था? वो औरत कौन थी जो उनके साथ होटल के कमरे में ठहरी थी और 2 सूटकेसों के साथ चली गई? उसके बाद उन दोनों को किसी ने नहीं देखा। ऐसे कई सवाल एकाएक पुलिस के सामने खड़े हो गए थे। विकास के मिलने की खबर फौरन वानखेड़े तक पहुंची। वो तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल जा पहुंचा। तब तक पुलिस वाले इस बात की तस्दीक कर चुके थे कि उसके साथ मिली बेहोश लड़की प्रिया ही है। वानखेड़े डॉक्टर से मिला। विकास प्रिया के बारे में पूछा। डॉक्टर का कहना था कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, वो कभी भी होश में आ सकते हैं। वानखेड़े विकास की जेब से बरामद उस कट्टे को देख चुका था। विकास का अगर अपहरण हुआ था तो उसके पास कट्टा कहां से आ गया? उसे कट्टे को रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी? वो दोनों होटल में क्या कर रहे थे? वहां बेहोश क्यों हुए? और ऐसे कई सवाल वानखेड़े के सामने आ खड़े हुए थे। पुलिस वाले उस मारुति वैन के ड्राइवर को भी तलाश कर लाए थे, जिसने निशा को दोनों सूटकेसों के साथ होटल से ले जाकर रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था। पूछताछ में उसने बताया कि होटल की गली के मोड़ पर उस औरत ने एक आदमी और 2 बच्चों को बिठा लिया था। वो उसका पति था। बच्चे उनके थे। वैन ड्राइवर जो बता सकता था वो उसने बताया। उससे वानखेड़े को खास फायदा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा परेशान तो वानखेड़े को ये बात कर रही थी कि जिस होटल के कमरे में ये दोनों बेहोश पाए गए, उसके ठीक सामने वाले होटल में देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल ठहरे थे, जो पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही सुबह होटल से निकले थे। आमने सामने होटल में ठहरने का कोई मतलब था या इत्तेफाक ही था ये सब? देवराज चौहान ने उसे फोन पर कहा था कि विकास अपनी मर्जी से उनके पास था। अपहरण का आइडिया उसी का था। वानखेड़े बेसब्री से विकास और प्रिया के होश में आने का इंतजार करने लगा। शाम के 8 बजे विकास मल्होत्रा को होश आया। आंख खुलने पर विकास मल्होत्रा ने खुद को डॉक्टर्स, नर्स और वानखेड़े के अलावा 2 अन्य पुलिस वालों के बीच पाया। उनमें से एक इंस्पेक्टर शाहिद खान था। चंद कदमों की दूरी पर बेड पर प्रिया मौजूद थी, परंतु वो अभी होश में नहीं थी। विकास ने प्रिया को देखते ही बेचैनी से उसे पुकारा, प्रिया। वानखेड़े ने डॉक्टर को देखा। डॉक्टर, अब इसकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल सामान्य, डॉक्टर ने कहा। गुड। आप कृपया बाहर जाइए, हमने पूछताछ करनी है। डॉक्टर नर्स के साथ बाहर निकल गया। प्रिया, विकास ने पुनः आवाज लगाई। नीचे उतरने का हुआ। बैठे रहो, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। विकास मल्होत्रा ठिठका।
उन सबको देखने लगा। उसे फौरन इस बात का ध्यान आ गया कि होटल में चाय पीते ही उसके होश गुम हो गए थे। उसके बाद होश में आने पर खुद को यहाँ पाया। निशा कहाँ है? विकास के होठों से निकला। निशा? वो औरत जो तुम्हारे साथ होटल में थी? वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ हाँ। तो तुम उसे कैसे जानते हो? वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई, कश लिया। तुम होटल में कैसे पहुंचे? देवराज चौहान ने तुम्हारा अपहरण कर लिया था? वानखेड़े बोला। हाँ। विकास मल्होत्रा जल्दी से कह उठा। देवराज चौहान ने मेरा अपहरण कर लिया था। वो डकैती करना चाहता था वॉल्ट में। वो चाहता था कि शट अप। वानखेड़े कठोर स्वर में कह उठा। देवराज चौहान ने हमें सब कुछ बता दिया है। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। देवराज चौहान के पास रहने की योजना तुम्हारी थी। उसने तुम्हारा अपहरण नहीं किया था। ओह। विकास मल्होत्रा बेचैनी से कह उठा। देवराज चौहान भी पकड़ा गया? पुलिस सब जान चुकी है। वानखेड़े ने उसी लहजे में कहा। अगर तुम बचना चाहते हो तो साफ साफ सब कुछ बताओ। हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। झूठ बोलकर हमें गुस्सा दिलाया तो इसी वक्त तुम्हें जेल में डाल देंगे। विकास ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी और जेबें टटोलने लगा। क्या चाहिए? शाहिद खान बोला। स्मैक। वो हमारे पास है, मिल जाएगी। पहले हमारी बातों का जवाब दो। वानखेड़े बोला। तुम्हारे पास कट्टा भी था? शाहिद खान की आवाज सख्त हो गई। विकास मल्होत्रा की निगाह पुनः बेहोश प्रिया भसीन पर गई। इंस्पेक्टर शाहिद। विकास को घूरते वानखेड़े सख्त स्वर में कह उठा। इसे जेल में डाल दो, जहां इसे स्मैक भी नहीं मिलेगी। और ऐसा मत करो, बता तो रहा हूं, तुम जो पूछ रहे हो। विकास जल्दी से कह उठा। बोलो। विकास मल्होत्रा बताने लगा। हर वो बात बताता गया जो जानता था, जो मालूम थी। मामले की सारी परतें खुलने लगी। 10 मिनटों में ही उसने सब कुछ कह डाला। वानखेड़े के चेहरे पर सख्ती आ गई थी। तुम्हारी बातों से स्पष्ट है कि तुम देवराज चौहान के साथ पूरी तरह डकैती में थे। देवराज चौहान का साथ दिया, डकैती में पूरी तरह उसकी सहायता की। पहले बिना अपहरण के ही उसके साथ थे। फिर उसके पास से भागकर प्रिया के साथ मिलकर उस पर नजर रखी और उसे डकैती करने का पूरा मौका दिया। तब अगर तुम फोन पर अपनी माँ से कह देते कि तुम कैद में नहीं हो, तो तुम्हारी माँ किसी भी कीमत पर डकैती में देवराज चौहान की सहायता नहीं करती। तुम्हारी माँ नहीं जानती थी कि तुम ड्रामा कर रहे हो। तुम्हारा अपहरण नहीं हुआ था। विकास मल्होत्रा व्याकुल सा नजर आने लगा। ये सब तुमने दौलत पाने के लिए किया कि देवराज चौहान वॉल्ट में डकैती कर लेगा तो तुम्हें भी दौलत दे देगा। लेकिन तुमने अपनी योजना बनाकर देवराज चौहान से डकैती की सारी दौलत छीन ली। सारी दौलत तुम पा लेना चाहते थे और पा भी ली। इस डकैती के लिए तुम पूरी तरह और पूरे जिम्मेवार हो, विकास मल्होत्रा। विकास मल्होत्रा का चेहरा फक पड़ गया। निशा। वानखेड़े भिंचे स्वर में बोला। ये निशा कौन है, कहाँ रहती है? उसका अपहरण किसने किया? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। विकास मल्होत्रा सूखे स्वर में बोला। प्रिया ही बता सकेगी कि। तभी प्रिया को होश आता दिखा। सबका ध्यान उसकी तरफ हो गया। मुझे स्मैक दो। विकास मल्होत्रा कह उठा। नहीं तो मैं मर जाऊंगा। शायद। वानखेड़े ने कठोर स्वर में कहा। इसे ठीक ठाक हालत में कोर्ट में पेश करना है, तब तक इसकी स्मैक की जरूरत पूरी होती रहे। इस बारे में अदालत ही फैसला करेगी कि इसके स्मैक के नशे के बारे में क्या करना है। उस इंस्पेक्टर से कह दो कि इसका बयान लेकर हस्ताक्षर करवा ले। तब पास में 2 डॉक्टरों को भी रखना। वो इसके बयान के गवाह बनेंगे ताकि अदालत अदालत में अपनी कही बात से पीछे न हट सके। बढ़िया। शाहिद खान ने कहा और पास ही मौजूद पुलिस वालों को कुछ समझाने लगा। वानखेड़े होश में आ रही प्रिया भसीन की तरफ बढ़ गया। विकास ने हमें सब कुछ बता दिया है। वानखेड़े ने प्रिया से कहा। वो देखो, अपना बयान नोट करवा रहा है। तुमने नकली कैद में रहकर अपने भाई राजन भसीन को मजबूर किया कि वो डकैती में देवराज चौहान की सहायता करे। वो नकली कैद नहीं थी। सच में मेरा अपहरण किया गया था। रमेश कुमार ने मेरा अपहरण किया था। प्रिया कह उठी। कौन रमेश कुमार? मैं नहीं जानती उसे। उसने मेरा अपहरण किया। देवराज चौहान का साथी था वो। लेकिन देवराज चौहान को भी नहीं पता था।
कि उसने मेरा अपहरण करके मेरे भाई को उसका साथ देने के लिए तैयार किया था। मैं कैद से भाग निकली। रमेश कुमार के का दोस्त योगेश यादव था। उसकी पत्नी मेरे हाथ पांव बांधकर मेरी निगरानी के लिए पास ही में रहती थी। उसे किसी तरह बातों में फंसाकर उसके साथ ही कैद से बाहर भाग निकली। प्रिया घबराई पड़ी थी। उसका नाम निशा था। हाँ, वो ही तुम दोनों को चाय में नशे की गोलियां मिलाकर तुम दोनों को बेहोश करके सूटकेसों में भरे डकैती की सारी दौलत लेकर भाग गई। वानखेड़े ने एक एक शब्द चबाकर कहा। हाँ। प्रिया के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने हमें धोखा न दिया होता तो पुलिस हम तक कभी न पहुंचती। पुलिस पहुंच जाती है, हर जगह पहुंच जाती है। तुम यूं कहो कि पुलिस के हाथ जरा देर से पड़ते हैं। वानखेड़े का स्वर में सख्ती भरी हुई थी। निशा कहाँ रहती है? रमेश कुमार कहाँ रहता है? सब कुछ जल्दी जल्दी बताओ। प्रिया वानखेड़े को देखने लगी। सुना नहीं? क्या कहा मैंने? वानखेड़े के दांत भिज गए। मैं नहीं जानती रमेश कुमार कहाँ रहता है, प्रिया ने धीमे स्वर में कहा। निशा के घर का पता नहीं जानती? जब वहां पहुंची तो घबराई हुई थी। जब निशा के साथ वहां से भागी तो जल्दी में थी। निशा के घर तक का रास्ता तो मालूम होगा? वानखेड़े ने उसे घूरा। हाँ, उसके घर तक आपको ले जा सकती हूँ। चलो, अभी चलो हमारे साथ। निशा ने कुछ दूर मौजूद विकास पर नजर मारी, जो पुलिस को अपना बयान लिखवाते हुए स्मैक लेने में व्यस्त था। उसने सूखे होंठों पर जीभ फेरी और वानखेड़े से बोली। नशा टूट रहा है, स्मैक की डोज मुझे भी। पहले मुझे इंस्पेक्टर का घर दिखाओ, उसके बाद। प्लीज इंस्पेक्टर। प्रिया आहत भाव में कह उठी। बिना स्मैक के मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगी, शायद रास्ता भी भूल। शाहिद। प्रिया को घूरते हुए कठोर स्वर में वानखेड़े ने पुकारा। हाँ। शाहिद खान पास आ गया। इसे स्मैक की डोज दो। रास्ते में ये डोज लेती रहेगी और निशा के घर का रास्ता बताती रहेगी। तुम साथ रहना। साथ में 5-7 पुलिस वाले और ले लो। निशा के घर में जाने क्या पोजीशन हो। ठीक है। शाहिद खान कहते हुए पलटा और बाहर निकल गया। वानखेड़े ने प्रिया को घूरा। इस वार्ड डकैती में देवराज चौहान से ज्यादा तुम लोग जिम्मेदार हो। तुम और विकास मामूली सी भी कोशिश करते तो देवराज चौहान किसी भी हाल में डकैती नहीं कर सकता था। तुम दोनों चाहते तो देवराज चौहान वॉल्ट में चूहों की तरह इस तरह फंस कर रह जाता कि बाद में वो पुलिस के हाथ आ सकता था। तब तुम्हें सिर्फ इतना करना था कि अपने घर वालों को खबर कर देते कि तुम दोनों आजाद हो, या फिर जब डकैती हो रही थी तब एक फोन पुलिस को मार देते। लेकिन ये सब तो तुमने और विकास ने सोचा भी नहीं। तब तो तुम दोनों यही समझ रहे थे कि देवराज चौहान तुम दोनों के लिए अरबों की डकैती कर रहा है। उस वक्त देवराज चौहान भी तुम दोनों को बेवकूफ लग रहा होगा और पुलिस को फालतू की चीज समझकर उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं समझी होगी कि खबर कर दी जाए। अब तुम बेकार की बातें कर रहे हो। प्रिया ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। मुझे स्मैक दो, तभी तुम्हारी बातें मेरी समझ में आएंगी। स्मैक जैसे नशे के ही तुम दोनों स्मैक जैसे नशे ने ही तुम दोनों को यहां तक पहुंचाया है। अपनी बर्बादी का एहसास नहीं है अभी तुम्हें, कि कानून से छुटकारा नहीं मिलेगा अब। तुम दोनों का भविष्य खत्म हो चुका है। ठीक कहती हो कि स्मैक का नशा करने के बाद ही तुम्हें इन बातों का एहसास होगा, जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला दृश्य। निशा ने योगेश यादव को कहाँ मिलना था। बाहरी दरवाजे पर मोटा सा ताला लटक रहा था। शाम के 8:30 बज रहे थे। सॉरी, निशा ने योगेश यादव ने वहां कहाँ मिलना था। बाहरी दरवाजे पर मोटा सा ताला लटक रहा था। शाम के 8:30 बज रहे थे। हर तरफ अंधेरा छा चुका था। 10 पुलिस वाले और साथ में प्रिया थी। आसपास से पता करने पर मालूम हुआ कि सुबह 10 बजे ही योगेश यादव दोनों बच्चों के साथ कहीं गया है। किसी को कुछ बताकर नहीं गया। निशा के बारे में लोगों से यही पता चला कि 4-5 दिन से उसे देखा नहीं गया। रमेश कुमार के बारे में पड़ोसियों से पता चला कि उसका योगेश के घर पर आना जाना था। कभी तो वो अक्सर ही आता था, तो कभी कभी महीना महीना नहीं आता था। वहां रहने वाले 4 लोगों के सामने वानखेड़े के आदेश पर दरवाजे का ताला तोड़ा गया और भीतर जाकर घर का सारा सामान देखा। सब सामान अपनी जगह था। कोई भी चीज साथ ले जाई नहीं नजर नहीं आ रही थी।
महसूस नहीं हो रही थी। शायद, वानखेड़े गंभीर स्वर में बोला, निशा या उसका पति वापस आ सकते हैं। घर पर पूरा सामान है। शायद। शाहिद खान की नजरें अभी अभी भी हर तरफ घूम रही थी। ताला पहले की तरह लगा दो, सादे कपड़े में 2 पुलिस वाले पहरे पर लगा दो। समझ गया। ये सारा इंतजाम करो। मैं यहाँ के लोगों से निशा के पहचान वालों के बारे में मालूम करता हूँ। एक बार घर की अच्छी तरह से तलाशी ले लूं, शायद वॉल्ट की डकैती की दौलत कहीं मौजूद हो। शाहिद खान ने कहा, यहाँ कुछ नहीं है। 22 अरब के जेवरात 2 सूटकेसों में भरे हुए थे। वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा, अगर निशा उस सारी दौलत के साथ दिल्ली से बाहर निकल गई है तो फिर उसे ढूंढ पाना कठिन हो जाएगा। कहने के साथ ही वानखेड़े बाहर निकल गया कि पड़ोसियों से पूछताछ कर सके, निशा के पहचान वालों और रमेश कुमार का पता मालूम कर सके। अगला दृश्य। वानखेड़े को निशा की बहन के बारे में मालूम हुआ, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पुरानी सी कॉलोनी में रहती थी। इसके अलावा और किसी पहचान वाले के बारे में नहीं मालूम हो सका। निशा के घर किसी का भी आना जाना नहीं था। वो तो दाल रोटी कमाने के चक्कर में ही लगे रहते थे। वानखेड़े ने फौरन निशा की बहन से मिलने की सोची और उसका पता लेकर शाहिद खान के साथ उधर रवाना हो गया। प्रिया को 3 पुलिस वालों के साथ हेडक्वार्टर भेज दिया गया। बाकी के पुलिस वालों को कह दिया कि वो पहले की तरह दरवाजा बंद करके ताला लगा दें और सादे कपड़ों में वहां की निगरानी करें। स्पष्ट था कि वानखेड़े निशा और डकैती की दौलत की तलाश में उसके सारे रिश्तेदारों को चेक करना चाहता था कि कहीं वो वहां तो नहीं छिपे। रमेश कुमार का पता भी मालूम कर ही लेना था। बेशक वो दिल्ली में हो या गांव चला गया हो, लेकिन निशा की बहन को भरतपुर में रहने वाली माँ की मौसी के बारे में लेकिन निशा की बहन को भरतपुर में रहने वाली माँ की मौसी की बेटी का ख्याल तो आना ही नहीं था, क्योंकि वह दूर का रिश्ता था और भरतपुर कभी वो गई ही नहीं थी। निशा ने कभी भरतपुर का जिक्र उसके सामने भी नहीं किया था। यानी कि वानखेड़े का लंबी भागदौड़ के बाद भी निशा तक पहुंच पाना संभव नहीं था। अगला दृश्य। ट्रेन कभी भी वक्त पर नहीं चलती। चल जाए तो वक्त पर पहुंचती नहीं। रास्ते में 6 जगह रुकी। लेट तो होना ही था। जरा सा रास्ता है दिल्ली से आगरे का। पूरे 4 घंटे 25 मिनट ले लिए। 9 बजने वाले हैं। क्यों भाई साहब? निशा बगल में बैठे जगमोहन से कह उठी, आपको तो लखनऊ पहुंचने में सुबह हो जाएगी। हाँ, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। 2 आदमियों के बाद बैठा देवराज चौहान। उधर खिड़की वाली सीट पर सोहन लाल था। ट्रेन धीमी होनी शुरू हो गई। आगरा स्टेशन की लाइटें चमकती नजर आने लगी थी। देर से ही सही, आया तो आगरा। निशा पास बैठे बच्चों को सीट से उतार कर नीचे खड़ा करती हुई बोली, चल बेटा, उतरने को तैयार हो जा, आगरा आ गया है। फिर वो योगेश यादव से बोली, सुनो जी, 2 किलो पेठा ले लेना। आगरे का पेठा खाए कितने बरस हो गए। मथुरा के पेड़े भी किलो ले लेना, बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। बेचारों ने आज से पहले कभी मथुरा के पेड़े नहीं खाए। ट्रेन में मध्यम सी पीली रोशनी जल रही थी। वहां बैठे लोगों के अस्पष्ट से चेहरों से दिखाई दे रहे थे वहां बैठे लोगों के अस्पष्ट से चेहरे दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म में प्रवेश करती चली गई। वहां की तीव्र रोशनी से ट्रेन के डिब्बों के भीतर का हिस्सा स्पष्ट हो गया। प्लेटफॉर्म से आती तेज आवाजें उनके कानों में पड़ने लगी। पेठा, आगरे का पेठा, मशहूर पेठा, पेड़े पेड़े पेड़े, मथुरा के पेड़े, चाय चाय चाय, गरम गरम पकौड़े। इन सब आवाजों से लगा जैसे वो किसी नई दुनिया में प्रवेश कर गए हों। धीमे धीमे आगे सरकती ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जा रुकी। प्लेटफॉर्म का शोर, अनाउंसर की स्पीकर से आती आवाजें, सब कुछ मिक्स सा हो रहा था। चलो जी उठो, संभालो बच्चों को, एक सूटकेस पकड़ लो, दूसरा मैं ले चलती हूँ। फिर पलटकर निशा जगमोहन से मुस्कुराकर कह उठी, अच्छा भाई साहब नमस्कार, लखनऊ आई कभी तो मिलेंगे। नमस्कार, जगमोहन ने कहा और खिड़की की तरफ सरक गया।
योगेश यादव ने एक बच्चे की कलाई पकड़ी और सूटकेस की बेल्ट पकड़े वहां से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। निशा भी बच्चे का हाथ पकड़े सूटकेस के साथ वहां से चली गई। कुछ और भी लोग थे उतरने वाले। जगमोहन उखड़े मन से बैठा खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म की चहल पहल देख रहा था। उसे सच में इस बात का भारी दुख था कि 22 अरब जैसी बड़ी दौलत हाथ में आकर निकल गई। इन सोचों को अपने से दूर करता तो सोचें पुनः वापस लौट आती। कितनी आसानी से दौलत उनके हाथ से निकल गई। भाई साहब, जगमोहन ने फौरन गर्दन घुमाई। निशा वापस आ गई थी। वो जरा सूटकेस नीचे उतारने हैं। भारी है ना। यहाँ किससे कहूं, सब पराए हैं। आपसे तो कह सकती हूँ। जरा। जगमोहन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उठ खड़ा हुआ। मैं जानती थी कि बहन की बात को आप इनकार नहीं करेंगे। आइए भाई साहब। जगमोहन बोगी के दरवाजे पर पहुंचा। योगेश यादव दरवाजे के पास प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। दोनों बच्चे भी उसके पास थे। जगमोहन ने सूटकेस आगे धकेला तो योगेश यादव ने उधर से सूटकेस थामा। दोनों ने मिलकर आहिस्ता से सूटकेस नीचे रखा। इसी तरह जगमोहन ने दूसरा सूटकेस प्लेटफॉर्म पर रखा और पलटकर वापस आ गया। निशा नीचे उतरी। तभी ट्रेन की सीटी की आवाज गूंजी। पहुंच गए आगरा। अब तो मजे ही मजे हैं। योगेश, भरतपुर चलने का इंतजाम करो। निशा बोली। टैक्सी कर लूं? कुछ पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन आराम से पहुंच जाएंगे। पैसे की परवाह करना छोड़ दे मेरे भोले बलम। निशा ने बगल में दबाए 502 पता का बीड़ी वाले थैले को हाथ में पकड़ लिया। टैक्सी कर, हवाई जहाज कर, पैसे की फिक्र मत कर। जा। योगेश यादव फौरन प्लेटफॉर्म से बाहर की तरफ बढ़ गया। तभी निशा की निगाह जगमोहन पर पड़ी, जो खिड़की वाली सीट पर बैठा इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। निशा फौरन उसके पास पहुंची और कह उठी। मेहरबानी भाई साहब, आप हमारे बहुत काम आए। आप ना होते तो हमें बहुत परेशानी आती। यूं समझिए कि आपने हमारा सारा काम निपटा दिया। भगवान ऐसा भाई सबको दे। जवाब में जगमोहन शांत भाव में मुस्कुराया। मेरा दिल कहता है कि आप जो लड़की देखने जा रहे हैं वो आपको पसंद आएगी। उसी से शादी हो जाएगी और वो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। उसकी किस्मत से आप कार खरीदेंगे। और तभी ट्रेन ने पुनः सीटी मारी और हल्के से झटके के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अच्छा भाई साहब, निशा हाथ जोड़कर कह उठी। भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। जवाब में जगमोहन ने दोनों हाथ जोड़ दिए। डिब्बा आगे निकल गया। निशा बच्चों के पास पहुंची जो सूटकेसों पर बैठे थे। तभी पास से पकौड़े वाला निकला। ए पकौड़े वाले, दोनों बच्चों को 2-2 रुपए के पकौड़े दे। पकौड़े वाला ठिठका और मुंह बनाकर बोला। बहन जी, 5 रुपए से कम का पत्ता नहीं है। ठीक है, 5-5 रुपए के दे दे। ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। दूर जाती ट्रेन की पीछे की लाल बत्ती चमक रही थी। जगमोहन तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस 22 अरब की दौलत के लिए वो तड़प रहा है, वो उसने अपने हाथों से ट्रेन पर चढ़ाई और अब आगरा स्टेशन पर अपने हाथों से ही उतारी है। किसी की किस्मत कोई नहीं छीन सकता। किसी के रोके वक्त का पहिया नहीं थमता। जिसे जो मिलना है वो मिलकर ही रहना है। और मिल गया। जैसे कि निशा को। शायद इस दौलत की उसे और उसके परिवार को ज्यादा जरूरत थी। किस्मत अपनी अपनी। चलिए दोस्तों, ये कहानी हुई खत्म। और बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी। अंत में मुझे बहुत अच्छी लगी। यानी कितने। और सबसे बड़ा वो जुगल किशोर कांडी, वो पता नहीं बीच में कैसे आ गया। तो वो उस गेम चल दी थी, मुझे लग रहा है उसने। अगर निशा थोड़ा सा घबरा जाती और तो उसका दाव चल गया था। पर खैर, अनिल मोहन जी ने लिखा है किस्मत अपनी अपनी। ये दाव निशा का था, उसकी किस्मत में था। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी परंपरा के अनुसार जरा देख लें कि आप लोगों के क्या कमेंट्स आए हैं और उसके उत्तर भी दे दिए जाएं।
सबसे पुराना कमेंट किसका था? अवतार जी का। विक्रम भाई, हमें तो पहले ही पता चल गया था कि यहाँ निशा की लॉटरी लगने वाली है। कहानी सुनाने का धन्यवाद। हाँ भाई, लगी गई, लेकिन बहुत गंभीर लॉटरी लगी है भाई। 22 अरब रुपए की। मतलब एक बारी तो आदमी का सोच के लिखने में घबराहट हो जाए, ठीक से लिखा ना जाए उससे। 2 बारी गिनती करेगा वो, 22 अरब लिखा कैसे जाएगा। खैर, अच्छी थी कहानी। जो चीज मुझे यहाँ हैरान कर रही है ना, वो ये कि फिर ऐसा क्यों लिखा गया कि ठेकेदार और टक्कर एक दूसरे का अगला पिछला भाग है। मैं अभी थोड़ी देर में चेक करता हूँ उसे भी, लेकिन इस कहानी में कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं है कि, तो मुझे नहीं लगता कि टक्कर जो है इसका अगला भाग होगी। किसी गलत फहमी के तहत लिखा गया। अगर ना हुई तो मैं ये घोषणा करता हूं कि फिर हम टक्कर नहीं, फिर हम क्या करें। हमारे पास तो जो आई थी, ठेकेदार टक्कर आई थी, और उसके बाद थी जिंदा मुर्दा। इस बार की वोटिंग में भी जिंदा या मुर्दा ही अभी तक है हमारे पास। तो फिर हम टक्कर को हटा देंगे और जिंदा या मुर्दा ही शुरू करेंगे। चलिए कमेंट्स की तरफ फिर से बढ़ते हैं। सुमित गुप्ता कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े ने देवराज चौहान जो भी कर रहा है अपने दम पर करता है, अपनी प्लानिंग पर करता है, किसी को मजबूर करके नहीं। ये डकैती देवराज चौहान पर सूट नहीं करती, उसकी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करती। हाँ, जो देवराज चौहान को जानते हैं वो छूटते ही इंस्पेक्टर वानखेड़े ने कहा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि देवराज चौहान किसी को मजबूर करके डकैती करे। ये तो उसका कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है। खैर, बसंत कुमार शाह, सुप्रभात जी, सुप्रभात। आपसे एक निवेदन है कि उपन्यास के नाम के साथ कुछ लाइनें लिखी रहती हैं, जिससे आप यह पता चलता है कि उपन्यास के अंदर क्या होने वाला है। उसे भी आप कुछ इस तरह नाटकीय अंदाज में पढ़ें जिससे कि कहानी सुनने का मजा दुगना हो जाए। अच्छा जी, चलो मैं जरा अभी करता हूँ आपका मजा दुगना। ये रहा कॉपी, और इसे कर दूंगा पेस्ट, साथ ही साथ दुगना हो जाएगा। शुरुआती लाइनें लिखी हुई हैं, ध्यान से सुनना। जिसे भरपेट खाना न मिल पा रहा हो, बच्चों का कठिनता से पेट भर पा रहा हो, उसका भी तो सोचने का हक बनता है कि 22 अरब की दौलत उसे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। ठेकेदार, देवराज चौहान सीरीज का नया उपन्यास जो हम पढ़ चुके हैं। इंस्पेक्टर वानखेड़े। जब चिड़िया चुग गई खेत जब चिड़िया खेत चुग गई तो वो रखवाली के लिए पहुंच गया। कभी कभी होता है ऐसा, थोड़ी सी देरी बहुत कुछ बना बिगाड़ देती है। आप इन्हीं लाइनों के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, बात ये, उसके बाद तो उन्होंने अपना जो मैसेज है वो दिया हुआ है। खैर, उसे पढ़ने के चक्कर में तो नहीं जाऊंगा मैं। मैंने कभी वैसे कोशिश नहीं की थी इसकी पढ़ने की, पर चलिए आगे से हम इसे इंक्लूड किया करेंगे। सुशील त्यागी जी कह रहे हैं, विक्रम भाई जी नमस्कार। भाई, विक्रम जी को नमस्कार भाई। लगता है वानखेड़े साहब भी चुप बैठ गए हैं, आगे बढ़ने पर पता चलेगा। चुप ही बैठना था जी। वानखेड़े साहब ने क्या करना है? वानखेड़े साहब को धोखा हो गया। एक तो ये है ना कि वानखेड़े साहब भी देवराज चौहान की तरह अपने दिमाग से सोचते हैं, बाकी लोग सिस्टम से चलते हैं। पर खैर, आचार्य जी ने मैसेज भेजा हुआ है। आचार्य जी लिख रहे हैं, विक्रम जी अच्छी बात है कि आप ज्ञान पिपासु हैं। धन्यवाद आचार्य जी। 4 वेद सनातन के आधार स्तंभ हैं और पुराण वेदों का सार है। पुराण वेदों के सार हैं? मुझे तो ये पता चला था कि उपनिषद वेदों के सार हैं। एनीवेज, वेद 5,000 से 7,000 एवं पुराण 3,000 से 5,000, सॉरी 3,500 वर्ष पूर्व रचित है। नहीं आचार्य जी,
ये तो बहुत ही बड़ी ही व्हाट शुड आई से, इट्स अ वेरी शैलो इंफॉर्मेशन। मैं यानी ये वो है जो मुख्य धारा में जिसे अंग्रेज मानते हैं, क्योंकि अंग्रेज अगर हमें पुराना मानेंगे तो फिर उनकी अपनी स्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि उनके हिसाब से तो दुनिया 2000 साल पहले ही शुरू हुई। तभी इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, हालांकि उन्हें भी पता है, लेकिन स्वीकार कोई नहीं करेगा। तो खैर, किंतु वेद 5000 7000 नहीं, ये बहुत पुराने हैं, इसमें तो कोई मैं मतलब आप मैं नीलेश ओक जी को कोट कर रहा हूं, हालांकि उन्होंने जो लॉजिक दिए हैं उसके हिसाब से। और अभी तो इसके ऊपर रिसर्च शुरू भी नहीं हुई, अभी तो कोई कोई अपनी मर्जी से कर रहा है। जब इस पर जब ये यूनिवर्सिटीज का प्रॉपर सब्जेक्ट बन जाएगा आने वाले मान लीजिए 10 15 20 सालों में, उसके बाद जब इस पर ठोक कर रिसर्च होगी तब हो सकता है पता चले कि शायद आप एक एक जीरो कम लगा गए, 50,000 साल भी हो सकती है। अ, पुराणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। सात्विक पुराण, हाँ मैं समझ गया, ये तो अगेन इसे तो हम मान लेते हैं। हम्म, पुराणों को वेदों के समान पारंपरिक ग्रंथ माना गया है। ओके, आप कह रहे हैं तो, लेकिन मुझे बहुत हैरानी होगी अगर दोनों को समान रखा जाए। वे इतिहास और वेद के समान पंचम वेद कहलाते हैं। अच्छा जी, ओके। इनके रचनाकार महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं, जिन्होंने 18 मुख्य पुराणों की रचना की। प्रत्येक पुराण में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की चर्चा होती है। आशा है आपका ज्ञानवर्धन होगा। हाँ, चलो, किस कुछ ना से तो अच्छा ही है, लेकिन नहीं मुझे जो, चल जाने दो, हम इसके ऊपर ना ज्यादा बहस कर जाएंगे, रहने दीजिए। मेरी जानकारी के मुताबिक तो जो वेद व्यास है वो एक उपाधि है, यानी जैसे आपने महर्षि और वेद व्यास लिखा, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, ऐसा मुझे पता लगा है। मेरी जानकारी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस विषय में 100% है, मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि वेद व्यास ऐसा लोग कह रहे हैं, मतलब सुना है मैंने कि वेद व्यास इज जस्ट अ डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन। तो एक वेद व्यास, एक समय में यदि एक से ज्यादा वेद व्यास भी हो सकते हैं कालांतर में। खैर, पर आपने इतना लिखा उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दूसरा कमेंट है, विक्रम जी आपने प्रश्न पूछा कि संस्कृत कैसे लिखी, हिंदी कीबोर्ड का प्रयोग किया। अच्छा ठीक है। जहाँ तक जानने का सवाल है, मैंने संस्कृत विशारद ग्रेजुएशन वेदोपनिषद से आचार्य तथा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी किया है। बहुत ही बढ़िया। हिंदी कीबोर्ड, तो आप हिंदी कीबोर्ड का प्रयोग कर लेते हैं, वेरी गुड। सुमित गुप्ता जी कह रहे हैं, विक्रम जी देवराज चाहन और उसके चाचा सांवरा चाहन के नॉवल भी कोई सुना दीजिए। आ गए आप, फिर से लिख दिया है आपने नॉवल, नोट कर लिया है, अवेलेबल होगा तो जरूर सुनाएंगे, लेकिन कहानी है ही नहीं मेरे पास तो मैं सुनाऊं कहाँ से। खैर, धन्यवाद। एसएमपी के सुनील विमल सुधीर सीरीज, जीत सिंह, अनिल मोहन, देवराज चांद, विजय बेदे, अर्जुन भारद्वाज। इनको जितना मर्जी पढ़े ऑडियो में, मजा आता है। हाँ ठीक है। वैसे मैं एसएमपी के सुनील और अनिल मोहन का देवराज चांद, विजय बेदियर और अर्जुन भारद्वाज तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, कोशिश करेंगे कभी, देखेंगे। योगेश शर्मा जी कह रहे हैं, बहुत से स्टोरी टेलर्स ने अलग अलग फीस स्लैब रखी है, आप मेहनत कर रहे हो काफी, आप एक सिंगल स्लैब बना दो, कुछ दो मिलना ही चाहिए मेहनत के हिसाब से, योगेश शर्मा कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आने दीजिए वक्त। हर्षल दोफारी जी कह रहे हैं, विक्रम जी नमस्कार,
कल की कहानी सुनने के बाद तो मेरा ख्याल बिल्कुल ही गलत हो गया। मुझे तो अनुमान था कि निशा को कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन अनिल मोहन जी ने तो पूरा ही गलत साबित कर दिया। अरे मैंने भी ध्यान नहीं दिया, शुरू में ही अगर पढ़ लिया होता ना, और जो 4 लाइनें किन भाई साहब ने हमारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित किया है, वसंत कुमार जी ने, तो अब तक तो कहानी हमें वैसे ही पता लग गई होती। वैसे वो नहीं पढ़ा करेंगे हम, उससे कहानी का ना पूरा जूस निकल जाता है। तो बात आपकी सही है। खैर, मुझे अगले एपिसोड का इंतजार बेसब्री से रहेगा। आपकी प्रस्तुति हमेशा की तरह बेहतरीन है। सबसे अच्छी है ये हमारे कमेंट्स पढ़ते समय आप अपने कुछ उदाहरण देने जिनमें बहुत नई बातें जानने को मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब तक तो आपने पूरी कहानी सुन ली होगी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। एंड मुझे अच्छा लगा, जहां मुझे जगमोहन के लिए दुख भी हुआ, लेकिन जगमोहन को दुख करने की जरूरत है। जगमोहन के पास बहुत पैसा है, इतनी डकैतियों का पैसा है, जितना पैसा ये वहां से लाए थे ना मंगोलिया से, उस पैसे के बाद इन लोगों को पैसे की जरूरत ही नहीं है। राय में खाम खा डकैती करते हैं, इनको जरूरत है नहीं। अमर सिद्दीकी कह रहे हैं विक्रम भाई कुल कितने पार्ट होंगे? कुछ जबरदस्त होने वाला है। हो गया जबरदस्त। राहुल बराग जी कह रहे हैं क्या हाल विक्रम भाई? लगता नहीं निशा के हाथ भी कुछ लगेगा। लग गया जी। कृष्णा बहन कह रही हैं नमस्कार विक्रम भाई, कहानी तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। सबसे होशियार तो निशा निकली। अब देखिए दौलत उसके पास रुक पाती है या नहीं। मुझे नहीं लगता देवराज चौहान को कुछ भी मिल पाएगा। अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बढ़िया प्रस्तुति हमेशा की तरह। जी हाँ कृष्णा बहन, धन्यवाद। अब तो स्पष्ट, सब कुछ स्पष्ट हो ही चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पे अपनी एक्सपर्ट कमेंट देने चाहिए। और वैसे भी मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ। उपन्यासकार बात बात पर सिगरेट पीते हैं, इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ती है। अ, हाँ कह लो, दिखाने की कोशिश होती है कि भाई क्या कहा जा सकता है। खैर, ये दिनेश प्रसाद ढोंडियाल जी का कमेंट था अंगूठे का निशान पर। तो चलिए, हमारे सारे कमेंट्स हुए पूरे। धन्यवाद। और मैं इस कहानी को फटाफट करने जा रहा हूँ अपलोड। आशा है आज ही के दिन, यानी 11 तारीख को ही आपको कहानी मिल जाएगी। ना मिले तो 12 को पहले पहर में ही मिल जाएगी। अगली कहानी की शुरुआत करते हैं और उसमें मिलते हैं। तब तक भगवान से प्रार्थना है आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।